नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से और इवन एग्रीकल्चर से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सिस्टमेटिक ढंग से ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया में 26 नवंबर 2014 को नेशनल मिल्क डे इस्टेब्लिश किया गया। तब से लेके अभी तक 26 नवंबर का जो दिन है वो हर साल नेशनल मिल्क डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इंडियन डेयरी एसोसिएशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और मेजर स्टेट मिल्क फेडरेशंस के द्वारा। मकसद होता है सम्मान देना किसको, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, पद्म विभूषण वर्गीस कुरियन को। इन्हें इंडिया का मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म दिवस होता है 26 नवंबर को, इसीलिए नेशनल मिल्क डे को भी ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर को। इस साल हम वर्गीस कुरियन की 99th बर्थ एनिवर्सरी बना रहे हैं। देखो, ऐसा कहा जाता है वर्गीस कुरियन के प्रयासों से इंडिया, जो कि मिल्क के मामले में एक डेफिसिट कंट्री था, मतलब जितने मिल्क की आवश्यकता थी हमारे देश में उतनी सप्लाई नहीं हो पाती थी, जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई नहीं हो पाती थी, तो हमें दूसरे देशों से मिल्क को इंपोर्ट करना पड़ता था। तो जो व्हाइट रेवोल्यूशन आई उसमें वर्गीस कुरियन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। नतीजा ये निकला, आज इंडिया अच्छा खासा, इंडिया के पास सरप्लस है दूध के मामले में। ना सिर्फ हम सेल्फ सफिशिएंट हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी काफ़ी करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अमूल की स्टोरी के बारे में। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमूल का क्या रोल रहा वाइट रेवोल्यूशन लाने में, या फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन का क्या रोल रहा वाइट रेवोल्यूशन में। तो इनडायरेक्टली कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, अमूल को इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और शुरुआत में जब अमूल को इस्टेब्लिश किया गया था, नाम अमूल नहीं था, नाम था कैरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन लिमिटेड। बाद में नाम अमूल पड़ा। त्रिभुवन दास पटेल जिन्होंने अमूल को शुरुआत में इस्टेब्लिश किया, ये 1970s तक, जब तक इनकी रिटायरमेंट नहीं हो गई, ये फाउंडिंग चेयरमैन रहे ऑर्गेनाइजेशन के। इन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हायर किया 1949 में। शुरुआत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल के टेक्निकल और मार्केटिंग एफर्ट्स को गाइड किया, यानी टेक्निकल फील्ड में क्या होना चाहिए, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, इन सब क्षेत्रों में अपनी गाइडेंस प्रोवाइड की गई डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। और बाद में जब डेथ हो गई त्रिभुवन दास पटेल की, तो उसके बाद कुछ समय तक डॉक्टर वर्गीस कुरियन चेयरमैन भी रहे अमूल के। कुरियन ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया, मतलब ये फाउंडर चेयरमैन थे इस फेडरेशन के। 30 सालों तक 1973 में ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इस्टेब्लिश हुई थी और 2006 तक ये चेयरमैन रहे इस ऑर्गेनाइजेशन के। इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट जाता है अमूल की मार्केटिंग के लिए। आज देखो, अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो विदेशों में भी बिकते हैं, तो इसका श्रेय जाता है इस फेडरेशन को, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अमूल ने देखो स्टार्टिंग में 2 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ शुरुआत की थी। शुरुआत में एक दिन में 247 लीटर मिल्क को प्रोक्योर किया जाता था। मकसद यही था किसानों से डायरेक्टली मिल्क को प्रोक्योर करना और इसके लिए उनको उचित दाम देना बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ मिल्क। शुरुआत में नाम क्या था आपको पता है, KDCMPUL, कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। शुरुआत में ये नाम था, लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किसानों से सजेशंस मांगे कि इस प्रोड्यूसर यूनियन का नाम क्या होना चाहिए, और किसानों से सजेशन मिलने के बाद नाम जो है वो चेंज कर दिया गया और रख दिया गया अमूल। 1960 आते आते अमूल देखो गुजरात का एक वेल नोन ब्रांड बन चुका था। उसके बाद 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन के काम से इंप्रेस होकर उन्हें कहा कि आप अमूल के मॉडल को पूरे देश में अब रेप्लिकेट कीजिए।
गुजरात में तो देखो अमूल ब्रांड बन चुका था 1964 आते आते। तो शास्त्री जी ने डॉक्टर कुरियन को कहा कि आप इसी मॉडल को अब पूरे देश में रेप्लिकेट कीजिए। तो डॉक्टर कुरियन की लीडरशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को इस्टेब्लिश किया 1965 में, ताकि इस मॉडल को पूरे देश में रेप्लिकेट किया जा सके। उस समय देखो इंडिया में दूध की डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। दूसरे देशों पे इंडिया डिपेंड करता था मिल्क को इंपोर्ट करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम लॉन्च किया अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ताकि गुजरात में जो सफल मॉडल सामने आया था मिल्क कोऑपरेटिव्स का, उस प्रकार की डेयरी कोऑपरेटिव्स का नेटवर्क पूरे देश में इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम सक्सेसफुल साबित हुआ। इंडिया में आज के समय में देखो लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव का नेटवर्क है, और आज के समय में इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है। मिल्क के मामले में आज के समय में इंडिया टोटली सेल्फ सफिशिएंट है। पूरे वर्ल्ड में जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है इंडिया उसमें 22% कंट्रीब्यूट करता है। ये 2018 का आंकड़ा है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की लीडरशिप में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में, ताकि अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग की जा सके, उनको बेचा जा सके। इसके साथ साथ इरमा यानी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद ये इस्टेब्लिश किया गया था 1979 में, ताकि प्रोफेशनल मैनेजर्स को प्रोड्यूस किया जा सके। देखो डॉक्टर कुरियन के जो एफर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे डेयरी सेक्टर के लिए, और इससे हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। रूरल एरियाज़ में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। रूरल पॉवर्टी इससे कम हुई क्योंकि रूरल हाउस होल्ड्स का इनकम लेवल बढ़ा। इसके साथ साथ लाखों रूरल हाउस होल्ड्स की फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हुई, और इससे देखो लाइव स्टॉक सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा। लाइव स्टॉक सेक्टर मतलब पशुपालन। 2019 आते आते ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर है देश की जीडीपी में 4.11% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया ब्राज़ील के बाद सेकंड लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन वाला देश है। डेयरी सेक्टर का एक सिग्निफिकेंट शेयर है लाइव स्टॉक सेक्टर में, और टोटल लाइव स्टॉक की जो आउटपुट है उसमें देखो 67% तो डेयरी सेक्टर की है। आपको पता है ना, पशुओं से बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जाते हैं, तो उनमें से 67% जो कंट्रीब्यूशन है वो डेयरी सेक्टर का है। देखो अगर हम पैडी, वीट, पल्सेस इन सब की प्रोडक्शन को कंबाइन कर दें तो फिर आपको पता लगेगा मिल्क की जो प्रोडक्शन है कंबाइंड प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 20.6% है। डेयरी सेक्टर जो है जैसा हमने डिस्कस किया बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, खास करके महिलाओं को, लैंडलेस, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी। अभी के समय में देखो 84 लाख किसान डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए डेयरी सेक्टर पर, और जिसमें से 84 लाख में से 71% तो महिलाएं हैं। एक और चीज़ देखो, वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है किसानों को पूरा साल रोजगार नहीं प्रोवाइड करते हैं। एक सीजन खत्म हो गया उसके बीच गैप रहेगा, दूसरा सीजन खत्म हो गया उसके बीच में भी गैप रहेगा। तो रूरल हाउस होल्ड्स को एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट 90 से 120 दिनों के लिए। मेनली 2 सीजन है हमारे पूरे देश में जहां पर भी खेती योग्य जमीन है, किसान खेती करते हैं। तो राइटर कहते हैं बचे हुए जो दिन हैं उन बचे हुए दिनों में डेयरी सेक्टर किसानों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इश्यूज की। ये तो हमने बात की सिग्निफिकेंस की, डेयरी सेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। अब बात करते हैं इश्यूज की। डेयरी सेक्टर में इश्यूज कौन कौन से हैं। देखो पहला इशू, वैसे तो सबसे ज़्यादा मिल्क पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है, बट अगर आप डेटा को एनालाइज करोगे अच्छे से तो ये पता लगेगा हमारे देश में देखो 9 राज्य ऐसे हैं जो इंडिया की टोटल मिल्क प्रोडक्शन में 77% कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी बचे हुए स्टेट्स में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है वो नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। मतलब इंडिया में भी मिल्क के मामले में इनइक्वालिटी है। कई राज्यों में आपको मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा और कई राज्यों में बहुत कम मिलेगा। दूसरा, सीजनल फ्लक्चुएशंस काफ़ी होती हैं। देखो एनिमल्स जैसे कि भैंस, ये क्या करते हैं, सर्दियों के सीजन में ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और गर्मियों के सीजन में कम करते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन जो होता है इससे किसान क्या करते हैं,
वो सर्दियों में जो उनके पास सरप्लस मिल्क आता है, क्योंकि पशु ज़्यादा मिल्क देते हैं, उनका वो इस्तेमाल करते हैं स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाने के लिए, घी या फिर बटर बनाने के लिए, ताकि आगे जो लीन मंथ्स आएंगे गर्मियों के सीजन में, इन सब प्रोडक्ट्स की सहायता से अपने इनकम लेवल को सस्टेन किया जा सके। बट देखो हुआ क्या है ना, कोविड-19 की वजह से ये जो मॉडल है वो धराशायी हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है गर्मियों के सीजन में तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ था और किसानों ने पिछली सर्दियों में जो अपने प्रोडक्ट्स को स्टॉक करके रखा था, घी या फिर बटर के प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स बिक नहीं सके किसानों के। होटल्स, रेस्टोरेंट्स ये सब बंद थे ना, तो इस वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। और अब देखो एक नुकसान ये भी हुआ, बल्क में मिल्क नहीं बिक पा रहे हैं। शादी हो नहीं रही है, मतलब शादी तो हो रही है लेकिन वो नहीं होते, ज़्यादा लोग जमा नहीं होते, रोक लगा रखी है विभिन्न सरकारों ने कि 50 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे, तो फिर इसलिए किसान बल्क में मिल्क नहीं बेच पा रही हैं। अब सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम है, तो मिल्क के दाम जो हैं वो कम हो गए ना, 10 से लेके 13 पर लीटर के बीच। इसके बाद दूसरे इश्यूज की बात करें, डेयरी सेक्टर में स्लोडाउन है। वैसे तो देखो पिछले 15 सालों में इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखें, बिल्कुल रिसेंट ईयर, पिछले 3-4 सालों में, तो मिल्क प्रोडक्शन के मामले में जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो गई है, लेस देन 3%। वो इसलिए क्योंकि डेयरी सेक्टर में अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही है। डेयरी सेक्टर की जैसे देखो इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, हमने डिस्कस किया ओवरऑल जीडीपी में, बट गवर्नमेंट काफ़ी कम पैसा एलोकेट करती है डेयरी सेक्टर के लिए। नेक्स्ट, इनफॉर्मल डेयरी इकोनॉमी। देखो इंडियन डेयरी सेक्टर की एक कमी ये है, सिर्फ 18 से 20% मिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो चैनलाइज होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू। बाकी देखो ऑलमोस्ट 80% जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो अभी भी चैनलाइज होता है, मतलब उसका इस्तेमाल होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू। नेक्स्ट है पुअर ब्रीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जेनेटिक्स। हमारे देश में ब्रीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पुअर है, तो अच्छी नस्ल के पशु की कमी है। अगर देखो अच्छी नस्ल के पशु होंगे तो वो दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अच्छा ब्रीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है एनिमल फीड एंड फोडर। अच्छी क्वालिटी के एनिमल फीड और फोडर की भी कमी है, मतलब पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है उसकी कमी है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो दूध को स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है, अदरवाइज दूध की शेल्फ लाइफ कम होती है, आपको भी पता है। तो कई बार किसानों को देखो डिस्ट्रेस में अपना दूध बेचना ही पड़ता है औने पौने दामों में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, उनको पता है नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना जरूरी है डेयरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखने के लिए। और देखो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, बिजली भी तो होनी चाहिए ना। कई गांव में तो बिजली भी नहीं आती, बहुत कम समय के लिए बिजली रहती है। नेक्स्ट, जो छोटे और लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको एनकरेज करना जरूरी है कि आप डेयरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आपका जो इनकम लेवल है वो बढ़ेगा और देश में मिल्क की जो अवेलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी और रूरल हाउस होल्ड्स में न्यूट्रिशन संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होगी। मतलब एक तीर से काफ़ी निशाने। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।